टुडे वी टॉक अबाउट एंट्रोपी। एंट्रोपी हमारे पास क्या है? मेजर ऑफ द रैंडमनेस यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर डिसऑर्डरनेस को मेजर करना। डिसऑर्डरनेस हो सकती है, रैंडमनेस हो सकती है ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो रैंडमनेस होगी उसको मेजर करने को हम एंट्रोपी कहते हैं। ये एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है और इसका सिंबल जो एंट्रोपी के लिए यूज़ किया जाता है वो है हमारे पास एस। एंट्रोपी इज़ अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन हमारे पास क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसकी हमारे पास दो स्टेट हो, यानी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, और वो पाथ फंक्शन के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो। यानी हम एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि इस वक्त कितनी एंट्रोपी है, इसीलिए हम हमेशा जब भी यूज़ करते हैं डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि पहले कितनी एंट्रोपी थी और फाइनल में कितनी एंट्रोपी होगी। अब इसमें एक बात समझने वाली है कि एंट्रोपी का हमारे पास फंक्शन क्या होता है। इसको समझने के लिए हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को समझना ज़रूरी है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच प्रोसीड ऑन इट्स एक्ट, यानी हम उसको कोई भी एनर्जी प्रोवाइड ना करें और वो खुद ब खुद ही होता रहे। नेचर के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी कि वो खुद ब खुद नेचर के अंदर रिएक्शन हो रहे थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर हम माइन्यूट से उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दें और बाद में वो रिएक्शन चलता जाए। और नेचर के अंदर जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है वो सारे का सारा डिसऑर्डरनेस को इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि एंट्रोपी को इंक्रीज़ कर रहा है। इंक्रीज इन एंट्रोपी टेंड्स टू बी स्पॉन्टेनियस, यानी कि एंट्रोपी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो वो स्पॉन्टेनियसली हो रही है। स्पॉन्टेनियसली हम कैसे कह सकते हैं? जैसा कि हमारे पास स्टेट ए मॉलिक्यूल्स हैं, आप इनको अरेंज करके रख दो और इनको स्पॉन्टेनियसली गैस के मॉलिक्यूल्स को थोड़ी देर के बाद छोड़ दो, क्या ये थोड़ी देर के बाद भी इसी स्टेट में रहेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो फौरी तौर के ऊपर स्पॉन्टेनियसली रैंडमली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे और जब इसके अंदर डिसऑर्डरनेस आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। और जितनी ऑर्डरनेस ज़्यादा आएगी उतनी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। जैसा कि स्टेट ए, इसकी एंट्रोपी हमारे पास लेस है, क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर है, ऑर्डर में अरेंज है। जबकि स्टेट बी यानी कि जो फाइनल है उसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ हो गई है, यानी कि हम यहाँ से डेल्टा एस मेजर कर सकते हैं, यानी एंट्रोपी फाइनल की और इनिशियल की। क्योंकि इनिशियल पे कम थी तो कम वैल्यू होगी, फाइनल की वैल्यू ज़्यादा होगी हमारे पास, तो हमारे पास इसीलिए डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है। और अगर यही मैनर रिवर्स के अंदर हो, यानी कि पहले उसकी अरेंजमेंट बाद में थोड़ी सी प्रॉपर होना स्टार्ट हो जाए, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी कि अब हम अगर इसके ऊपर एफर्ट करें और गैस के मॉलिक्यूल्स को दोबारा रीअरेंज कर दें, तो ये तो हम खुद एफर्ट के साथ कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन भी नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया और एंट्रोपी भी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि एंट्रोपी तो हमारे पास रेंडमनेस है, जितनी रेंडमनेस ज़्यादा उतनी एंट्रोपी ज़्यादा। अब यहाँ पे कुछ उसी के मैकेनिज़्म लिखे गए हैं। एंट्रोपी ऑफ ए इज़ लो, ए की एंट्रोपी कम है, एंड दैट ऑफ बी इज़ हाई, और बी की हाई है हमारे पास डेफिनेशन। और अगर हम यहाँ पे एक लॉ को मेजर करें जो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ चांसेस या प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या आ रहा है? ए इज़ लेस प्रोबेबल, यानी कि बहुत ही कम चांसेस है कि स्टेट बी को दोबारा छोड़ दिया जाए और वो दोबारा रीअरेंज हो जाए। ये है कि स्टेट बी और रेंडमनेस शो करे, उससे ज़्यादा और रेंडमनेस शो करे, यानी कि वो दोबारा रिवर्स के अंदर जाके स्टेट ए दोबारा अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत ही कम चांसेस है। ए इज़ लेस प्रोबेबल एंड बी इज़ मोर प्रोबेबल, यानी इसको तो हम जब भी छोड़ेंगे ये रेंडमली मूव करेंगे, स्टेट बी के अंदर चले जाएंगे। और चेंज फ्राम ए टू बी स्पॉन्टेनियस, और ये स्पॉन्टेनियसली मूव कर रहे हैं। और इसका क्या हो रहा है? चेंज फ्राम ए टू बी विच इज़ अकम्पेन्ड बाई इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, तो ये उसकी एंट्रोपी को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। विल टेंड टू बी स्पॉन्टेनियस, और जो कि स्पॉन्टेनियस है खुद ब खुद हो रही है एंट्रोपी इंक्रीज़। नेचर के अंदर जितने भी रिएक्शन हैं वो सारे स्पॉन्टेनियस हैं, और जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हैं उनके मदद से एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज़ होती है। इसके लिए हमारे पास डेल्टा एस की जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल की एंट्रोपी ज़्यादा है और इनिशियल की कम है। और अगर इनिशियल की ज़्यादा हो, यानी पहले वो रेंडमनेस ज़्यादा हो, बाद में वो रीअरेंज हो जाए, तो डेल्टा एस हो जाएगा नेगेटिव, जो कि होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। यानी हमारे इससे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? तो हम उस रिएक्शन की वो एंट्रोपी को मेजर कर लेंगे। अगर उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव आ गई
तो यानी कि वो स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद मूव कर रहे हैं। इसके हमारे पास 2 और एग्जांपल हैं। जैसा कि आप कॉइन्स ले लो, 10 कॉइन्स ले लो, उनको रीअरेंज कर दें और सबको आप टर्न करें और बाद में फेंक के आप चेक करें क्या ये इसके ऊपर हर एक के ऊपर हेड आएगा, तो इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ भी दूसरी एग्जांपल इसकी ये, आप कार्ड्स यानी कि ताश के पत्ते, उनको रीअरेंज कर दें सबको, 1 2 3 4 5 रीअरेंज कर दें और रीअरेंज करने के बाद आप उनको हवा में फेंक दें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो दोबारा उसी अरेंजमेंट के साथ दोबारा हमें मिले? उसके बहुत ही कम चांसेस हैं, और ये है भी स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस है कि वो दोबारा, बल्कि चांसेस तो 0% के पास चले जाएंगे कि वो बिल्कुल उसी स्टेट के अंदर आए, और जब दोबारा आएंगे तो उसकी रेंडमनेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। पॉसिबल है कि 9 पहले आ जाए और 1 लास्ट पे चला जाए, तो हमारे पास उसकी इंट्रोपी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे एक कंटेनर दिया गया, एक कंटेनर, 2 कंटेनर है हमारे पास, एक के अंदर गैस ए सपोज कर लें, एक के अंदर गैस बी, और इनके दरमियान में हमने एक ब्लॉक लगाया हुआ है। अगर हम इस ब्लॉक को रिमूव कर दें तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली तौर के ऊपर गैसेस मिक्सेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हमने इनके ऊपर कोई एनर्जी अप्लाई की? ना ही हमने इनको कोई एनर्जी अप्लाई की, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, और पर इन्होंने क्या किया, अपनी इंट्रोपी को इंक्रीज़ कर लिया, अपने आप को डिसऑर्डर कर लिया, जाके मैक्सिमम कर लिया। इसीलिए इसकी हमारे पास इंट्रोपी क्या होगी, अगर ये इस स्टेट से इस स्टेट में आ जाए ऑर्डर अरेंजमेंट के अंदर तो नेगेटिव, और अगर इंट्रोपी इंक्रीज़ हो जाए तो पॉजिटिव। इसके मदद से हम स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ते हैं, जो कि हमने टॉपिक वो कोर्स कंटेंट का टॉपिक भी है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस, इट इज़ spontaneous process takes place, it is accompanied by an increase in the total energy of the universe। इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता रहेगा तो इंट्रोपी जो है वो उसकी इंक्रीज़ होती रहेगी, इंट्रोपी इंक्रीज़ होती रहेगी तो टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स वो भी हमारे पास इंक्रीज़ होती रहेगी। यूनिवर्स से यहाँ पे क्या मुराद लिया गया, एक सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम वो चीज़ जो हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है, बकाया हर चीज़ हमारे पास क्या होगी, सराउंडिंग में चली जाएगी। When irreversible spontaneous process entropy of the system and surrounding increase, अगर तो हमारे पास प्रोसेस इरिवर्सिबल है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा हो सकता है, उसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचर के अंदर हो रहे हैं, जैसा कि फॉलिंग ऑफ वाटर, यानी पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पानी उसके बाद दोबारा रिवर्स होकर ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, वो एक इरिवर्सिबल है। यानी टेम्परेचर का मूव करना हाइट से लो की तरफ, तो उसके अंदर भी हमारे पास वो इरिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल ही अगर हमने उसको वापस भेजना तो हमें एफर्ट करना स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेस, तो एंट्रोपी सिस्टम की भी और सराउंडिंग दोनों की बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और डेल्टा इज यूनिवर्स वो ग्रेटर दैन, यानी कि यूनिवर्स की वो 0 से बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास केस हुआ इन केस ऑफ रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल केस ऐसा हो सकता है जिसके अंदर पहले एंट्रोपी इंक्रीज़ हो बाद में डिक्रीज़ हो, यानी कि सिस्टम की इंट्रोपी ज़्यादा हो सकती है और सराउंडिंग की कम, फिर सराउंडिंग की ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव में और इसकी नेगेटिव में। पर ओवरऑल रिवर्सिबल केस के अंदर इंट्रोपी हमारे पास यूनिवर्स की 0 होगी। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो काफ़ी दफ़ा पेपर के अंदर आए हुए हैं कि इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये ग्रेटर दैन 0 होती है और रिवर्सिबल के लिए ये इक्वल टू 0 होती है, और अगर यही हमारे पास आ जाए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तो ये हमारे पास लेस देन 0 चली जाएगी। द इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, ये इसकी एक और स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, ये सिस्टम की कॉन्स्टेंटली तौर पे इंक्रीजिंग कर रही है, क्योंकि हमारे पास जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो नेचर के अंदर खुद ब खुद हो रहे हैं और उससे रेंडमनेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास दी गई है स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसकी स्टेटमेंट क्या दी गई है, एट एब्सोल्यूट 0 यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर द इंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टल इज़ आल्सो 0। यानी इसको हम एग्जांपल के साथ पहले समझ लेते हैं कि इसकी जो मेन क्या है हमारे पास, द इंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर, यानी कि सिस्टम या किसी भी सब्सटेंस की इंट्रोपी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वो चेंज होती है। जितना टेम्परेचर कम होगा इंट्रोपी उतनी कम होगी, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। जितना टेम्परेचर कम इंट्रोपी कम, जितना टेम्परेचर ज़्यादा इंट्रोपी ज़्यादा। इसकी एग्जांपल के लिए हमारे पास वाटर लिया गया, वाटर हमारे पास सपोज करें कि एट 100 डिग्री सेल्सियस,
अगर हमारे पास उसको 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सारे का सारा वाटर हमारे पास गैस फेज़ के अंदर मौजूद होगा। अगर वो गैस फेज़ के अंदर मौजूद हैं तो मॉलिक्यूल्स हाईली डिसऑर्डर अरेंजमेंट में होंगे, यानी उनके अंदर कोई भी ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होगा। गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली रैंडमली मूव कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे, कहीं किसी के साथ कोलाइड कर रहे होंगे, कंटेनर की दीवारों के साथ आपस में टकरा रहे होंगे, तो उसकी इंट्रोपी बहुत ही ज़्यादा होगी क्योंकि डिसऑर्डरनेस बहुत ज़्यादा है। अब हम क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को कम करते हैं। अगर हम उसके टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चले जाएगा, मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, पर इंट्रोपी अभी भी पहले की निस्बत कम हो जाएगी। पहले तो वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे थे, अब वो मोबाइल स्टेट में है, पर मॉलिक्यूल अट्रैक्टिव फोर्सेस से थोड़ा सा पास आ चुके हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, मज़ीद उसका टेम्परेचर लो कर देते हैं। अगर हम उसका मज़ीद टेम्परेचर लो करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो अपने आप को अरेंज कर लेगा इन अ स्पेसिफिक पैटर्न्स। एक स्पेसिफिक पैटर्न अरेंज करेगा जिसके ऊपर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाईली ऑर्डर अरेंजमेंट के अंदर आ जाएंगे। यानी अगर ऑर्डरनेस आ रही है तो इंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है, अगर डिसऑर्डरनेस आ रही थी तो इंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही थी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज़ हो रही थी, टेम्परेचर कम करने से डिक्रीज़ हो रही है। और अगर हम ऐसा करें कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो वाटर सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा, वहाँ पे सॉलिड मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेटरी मोशन होती है। अगर हम ऐसा करें कि उसका टेम्परेचर मज़ीद फॉल कर दें, कितना कर दें, एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि 0 केल्विन, इतना कम कर दें कि जितना हमने पढ़ा हुआ है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। अगर टेम्परेचर बिल्कुल 0 कर दें तो एनर्जी भी मॉलिक्यूल की 0 हो जाएगी। अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी 0 होगी, ये हाइपोथेटिकल बात हो रही है, तो मॉलिक्यूल की मोशन बिल्कुल सीज़ कर जाएगी। अगर मॉलिक्यूल की मोशन बिल्कुल सीज़ कर दी, यानी कि वो जो पहले थोड़ा सा वाइब्रेट करके अपने आप को डिसऑर्डर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, अपने स्पेसिफिक पैटर्न से हटने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बिल्कुल सीज़ कर जाएंगे। अब वो बिल्कुल हाईली ऑर्डर स्टेट के अंदर आ जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, एट एब्सोल्यूट 0 यानी कि 0 केल्विन के ऊपर द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टल जो होगा इज़ आल्सो 0। तो उसकी इंट्रोपी भी 0 हो जाएगी। इंट्रोपी क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि वो फुली हाईली ऑर्डर स्टेट के अंदर आ चुका हुआ है। और अगर अब हम उसको मेल्ट करना स्टार्ट करें तो उसकी इंट्रोपी इंक्रीज़ होगी, लिक्विड में जाएगा तो इंट्रोपी और इंक्रीज़ हो गई। अब हम उसको बॉयल कर रहे हैं, दोबारा गैस फेज़ में ला रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इंक्रीज़ करती जाएगी और टेम्परेचर कम करने के साथ वो डिक्रीज़ करती जाएगी। यही हमारे पास दिया गया है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।